Hello students. In today's science lesson we are going to learn about force and energy. अब इससे पिछली क्लासेस में आप लोगों ने ऑलरेडी फोर्स, वर्क और एनर्जी के बारे में पढ़ा होगा और साथ ही साथ आपने ये भी सीखा होगा कि कैसे ये तीनों कॉन्सेप्ट एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड हैं यानी कि जुड़े हुए हैं। अब इस लेसन में हम लोग जो है फोर्स और एनर्जी के बारे में और ज़्यादा पढ़ेंगे। फोर्स होता क्या है? तो किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो पुश या पुल हम लगाते हैं तो वो फोर्स कहलाता है। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम अपनी तरफ खींचते हैं, पुल करते हैं या फिर उसे दूसरी तरफ हम पुश करते हैं यानी कि धकेलते हैं, तो ये फोर्स कहलाता है। फोर्स की जरूरत होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करने के लिए और ये हमारे कई डेली लाइफ एक्टिविटीज में यूज आता है। फोर्स ये सारे चेंजेस कर सकता है। फोर्स एक स्टेशनरी यानी कि रुके हुए ऑब्जेक्ट को मूव कर सकता है। फोर्स एक मूव करते हुए ऑब्जेक्ट को रोक सकता है, स्टॉप कर सकता है। फोर्स किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को यानी कि दिशा को बदल सकता है। फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के शेप को चेंज कर सकता है और फोर्स किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के यानी कि चलते हुए ऑब्जेक्ट के स्पीड को बदल सकता है। आप इमेजिन करिए, एक फुटबॉल है और फुटबॉल पे आप किक मारते हैं तो रुका हुआ फुटबॉल अचानक से अब चलने लगता है। दूसरा प्लेयर फिर उस फुटबॉल पे अपना पैर रख देता है और वो फुटबॉल वहीं पर रुक जाती है, यानी कि मूविंग ऑब्जेक्ट जो है वो वहीं पर स्टॉप हो गया। अब आपने फुटबॉल को किक मारी और दूसरे प्लेयर ने हल्का सा पैर मार के उसके डायरेक्शन को चेंज कर दिया, डिफ्लेक्ट कर दिया, तो यहाँ पर हमने उसके डायरेक्शन को चेंज कर दिया। अब अगर फुटबॉल के ऊपर कोई बैठ जाएगा पूरा दम लगा के तो फुटबॉल थोड़ा सा पिचक जाएगा ना, तो यहाँ पर हमने फोर्स का यूज किया ऑब्जेक्ट के शेप को चेंज करने के लिए, राइट। अब अगर आपने फुटबॉल पे किक मारी और किक मारने के बाद बॉल जो है लुढ़कते हुए जो धीरे धीरे रुकने लगती है, तो वो भी क्यों हो रहा है? क्योंकि ग्राउंड जो है वो फ्रिक्शनल फोर्स उसके ऊपर लगा रहा है और उस फ्रिक्शन की वजह से बॉल की स्पीड जो है वो चेंज हो रही है, राइट। तो इस तरीके से फोर्स जो है वो डिफरेंट तरह के चेंजेस लाता है किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में और हम इसी फोर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। So we will talk about different types of forces, but before we do that I want to show you another an animation जहां पर कि हम ये देखेंगे कि फोर्स कैसे काम करता है। So here we have an object here और इस पर हम फोर्स अप्लाई करके ये देखेंगे कि कैसे ये पोजीशन में चेंज लाता है। देखिए ये जो है फोर्स अप्लाई किया गया इस पे कार्ट पे और कार्ट जो है वो रोल करना शुरू कर दी, राइट। तो यहाँ पर एक डायरेक्शन में पुल किया जा रहा है। अब अगर यहीं पर हम इसी के बराबरी का दूसरा इधर भी रख दें फोर्स, अब हम इसको गो करके देखते हैं। अब देखिए दोनों अपनी अपनी तरफ खींच रहे हैं और दोनों जो है बराबर फोर्स लगा रहे हैं अपनी अपनी डायरेक्शन में। इधर भी 50 न्यूटन और इधर भी 50 न्यूटन। पोजीशन में कोई चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो जब दो अलग अलग डायरेक्शन में बराबर फोर्स लगेगा या जब अपोजिट डायरेक्शन में बराबर फोर्स अप्लाई होता है तो ये बैलेंस्ड फोर्स कहलाता है और ऐसे कंडीशन में ऑब्जेक्ट की पोजीशन में कोई बदलाव नहीं होता है। लेकिन यही जब फोर्स अनबैलेंस्ड हो जाए, अब देखिए यहां पर क्या हो गया, तो इस डायरेक्शन में 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इधर अब दो लोग मिलके खींच रहे हैं तो 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो कुल मिलाकर अब जो है राइट की डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा अप्लाई हो रहा है। ये अनबैलेंस्ड फोर्स हुई और इसकी वजह से ऑब्जेक्ट के पोजीशन में चेंज होने लगा। तो चलिए बच्चों, हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया कि किस तरह से फोर्स अप्लाई करके हम किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को बदल सकते हैं। ऑलराइट, नाउ लेट्स गो बैक टू आवर चैप्टर एंड लर्न मोर अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस। पिछली क्लास में भी आप लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, तो चलिए उसके बारे में ज्यादा बात करें। सबसे पहले मस्कुलर फोर्स। हमारे मसल्स के द्वारा जब फोर्स लगाया जाता है, पुश, पुल या लिफ्ट, यानी किसी ऑब्जेक्ट को जब हम पुश करते हैं, धकेलते हैं,
पुल करते हैं यानी कि अपनी तरफ खींचते हैं, या फिर उसे लिफ्ट करते हैं, उठाते हैं, तो ऐसे केस में हम मस्कुलर फोर्स का यूज करते हैं। हम अपने मसल्स से जो है फोर्स एक्सर्ट करते हैं, राइट। तो स्विमिंग हुआ, रनिंग हुआ, या फिर किसी चीज को उठाने का काम हुआ, या गाड़ी को धक्का देने का काम हुआ, फुटबॉल खेलते वक्त भी आप किक मारते हैं, इन सभी कंडीशंस में हम कौन सा फोर्स अप्लाई करते हैं? मस्कुलर फोर्स अप्लाई करते हैं। दूसरा जो फोर्स का टाइप है, दिस इज फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स बेसिकली क्या करता है? तो आप जब बॉल को आप किक करते हैं, तो किक करने के बाद बॉल तेजी में चलती है, लेकिन धीरे धीरे बॉल जो है स्लो होने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स उस बॉल के अपोजिट डायरेक्शन में, या बॉल के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। तो बेसिकली वो फोर्स जो किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्लो डाउन करता है, उसकी स्पीड को, या इसे रोक देता है खुद से, वो कहलाता है फ्रिक्शनल फोर्स। और फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा जो है ऑब्जेक्ट के मोशन के डायरेक्शन के अपोजिट में काम करता है। यानी कि अगर ये स्केटर जो है वो अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है, राइट, तो फ्रिक्शनल फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो काम करता है। फ्रिक्शनल फोर्स के कई फायदे हैं। फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ही हमारा पैर जमीन पर टिक पाता है और हम चल पाते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि जब बरसात के टाइम में जमीन गीली होती है और स्लिपरी होती है, तब बार बार फिसल जाते हैं ना, क्योंकि ऐसे कंडीशन में फ्रिक्शन कम हो जाता है। या फिर आपके शूज वगैरह का जब नीचे का बेस बिल्कुल घिस के प्लेन हो जाता है, तो फ्रिक्शन कम हो जाता है और आप चलते वक्त अक्सर स्लिप कर जाते हैं, राइट। तो इस तरह से फ्रिक्शनल फोर्स जो हमारे पैर और जमीन के बीच होता है, उसी वजह से हम वॉक कर पाते हैं। गाड़ी के टायर्स वगैरह में जो फ्रिक्शन पैदा होता है, यानी कि गाड़ी के टायर और रोड के बीच में जो फ्रिक्शन होता है, उसी वजह से पहिया जो है वो लुढ़कता है, और उसी वजह से व्हीकल्स का मूवमेंट पॉसिबल होता है। और सबसे बड़ी बात कि जब आप कुछ भी पेंसिल से लिखने के बाद उसको मिटाने की कोशिश करते हैं ना इरेजर से, या टीचर जब व्हाइट बोर्ड पर लिखी हुई चीजों को मिटाने की कोशिश करते हैं, तो यहां पर भी फ्रिक्शन ही हेल्प करता है। लेकिन हाँ, फ्रिक्शन के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, नुकसान भी हैं। फ्रिक्शन जो है वो ऑब्जेक्ट के पार्ट्स में वेयर एंड टेयर जो है वो पैदा करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप क्रिकेट के बॉल से ही जब खेलते हैं, तो खेलते खेलते धीरे धीरे देखते हैं ना, बॉल पुराना हो जाता है, कमजोर हो जाता है, राइट, कहीं से टूटने फूटने लगता है। तो ये वेयर एंड टेयर भी जो है फ्रिक्शन की वजह से होता है। या फिर गाड़ी का टायर जो होता है, आप देखते होंगे आपके पेरेंट्स कई बार जो है बाइक का टायर चेंज करवाते होंगे, या फिर कार का टायर चेंज करवाते होंगे। वो टायर भी क्यों घिसता है? क्योंकि चलते वक्त जो है व्हीकल के टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शन जो है वो पैदा हो रहा था, उसी वजह से वो टायर जो है वो घिस जाता है। आपने देखा होगा कि गाड़ी वगैरह में मोबिल डाला जाता है ना, वो इसलिए डाला जाता है कि जो इंजन पार्ट्स वगैरह जो हैं वो भी लगातार मूव करते रहते हैं जब गाड़ी चलती रहती है। तो ऐसे केस में वो मोबिल क्या करता है? तो वो इंजन के पार्ट्स के बीच के फ्रिक्शन को कम करता है, क्योंकि अगर फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो गाड़ी के जो डिफरेंट इंजन के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो भी बहुत जल्दी घिस के टूट जाएंगे। तो इस तरह से बच्चों हमने ये देखा कि फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन भी फोर्स का एक टाइप है। ये किसी मूविंग ऑब्जेक्ट और जिस सरफेस पर वो मूव कर रहा है, इस दोनों के बीच में अप्लाई होता है। ये हमेशा जो है मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। फ्रिक्शन जो है वो किसी चलती हुई चीज के स्पीड को कम करता है या फिर इसे रोक देता है। फ्रिक्शन की वजह से ही हम लोग जो है अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं या फिर चल सकते हैं। फ्रिक्शन की वजह से ही जो है गाड़ी का पहिया घूमता है। फ्रिक्शन की वजह से ही हम लोग अपनी पेंसिल की मदद से लिख पाते हैं, या फिर इरेजर से उसे मिटा पाते हैं, या फिर ब्लैक बोर्ड पर भी लिख या मिटा पाते हैं। लेकिन फ्रिक्शन की वजह से जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनके पार्ट्स में जो है वेयर एंड टेयर होता है। और फ्रिक्शन की वजह से जो हेवी ऑब्जेक्ट होते हैं, भारी सामान जो होता है, उसको खिसकाने में जो है आपको प्रॉब्लम होती है, राइट। Now we can do, like little more activity to understand friction a little better. अब जैसे कि यहाँ हम एक ऑब्जेक्ट को मूव करने की कोशिश करेंगे और ये देखेंगे कि फ्रिक्शन कैसे हमारे इस काम को मुश्किल कर देता है। तो चलिए, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में, यानी कि लेफ्ट की तरफ जो है फोर्स लगा रही है फ्रिक्शन, और जो हम ताकत इधर से लगाएंगे अप्लाइड फोर्स, वो इस डायरेक्शन में होगा। चलिए अब इसको मूव करवा के देखें, कुछ मूवमेंट हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है। अब हम फोर्स को बढ़ाते हैं।
मूव करना शुरू हुआ। अब चलिए हम इसको रोकते हैं। अब अगर इस सरफेस पर फ्रिक्शन बहुत ज्यादा हम करते हैं, और चलिए अब फिर से हम 250 का लगा के देखते हैं, कुछ मूवमेंट हो रहा है यहां पर? नहीं हो रहा है। फ्रिक्शन को कम करके देखते हैं, मूवमेंट शुरू हो गया। राइट? तो इस तरह से फ्रिक्शन जो है वो किसी भी चीज को हमें प्लेन सरफेस पर मूव करवाने में ज्यादा ताकत लगवाता है ना? और जितना ज्यादा फ्रिक्शन होगा उतना हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा किसी चीज को मूव करवाने के लिए, क्योंकि फ्रिक्शन हमेशा मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। तो चलिए, ये इस एक्टिविटी से हमने जो है फ्रिक्शन के रोल को तो देख लिया। अब हम दूसरी तरह के फोर्स के बारे में बात करेंगे, विच इज ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल फोर्स बेसिकली किसी भी दो ऑब्जेक्ट जिनका कि मास है उनके बीच में ये काम करता है। यानी कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट जिसका कि मास हो तो उसके बीच में ये ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है। ओके? और इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ऐसा होता है कि जो ज्यादा बड़ा मास वाला ऑब्जेक्ट होता है वो जो है कम मास वाले ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच लेता है। फॉर एग्जाम्पल, आप जो है आपका वजन, आपका मास जो है अर्थ के मास के कंपैरिजन में बहुत कम है ना, तो यही वजह है कि अगर आप जंप भी करते हैं मस्कुलर फोर्स लगाकर तो अर्थ वापस आपको अपनी तरफ खींच लेता है। राइट? ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू ग्रेविटी। तो बेसिकली कोई मास जो दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है तो इसमें जो फोर्स लगता है इट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट pulls an object of lesser mass towards an object of greater mass is gravitational force। अर्थ का भी अपना ग्रेविटेशनल फोर्स है और इसी वजह से सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो अर्थ की तरफ गिरते हैं। बॉल को ऊपर फेंकिएगा तो बॉल थोड़ी समय के बाद किधर आएगी? नीचे आ जाती है ना। आपने मस्कुलर फोर्स लगाकर अर्थ बॉल को ऊपर की तरफ फेंका और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो बॉल को नीचे की तरफ खींचने में लग गई। राइट? और एक पॉइंट के बाद बॉल किधर आएगा? फिर से वापस जमीन पर। ग्रेविटेशनल फोर्स जहां चीजों को अपनी तरफ खींचता है या अर्थ की ग्रेविटी जहां चीजों को अपनी तरफ खींचती है, एक दूसरा फोर्स होता है बुएंट फोर्स। बुएंट फोर्स कैसे काम करता है? तो कभी अगर आप एक प्लास्टिक की बॉल को जो है पानी की बाल्टी में या पानी के बीकर में गिराइएगा तो आप क्या ऑब्जर्व करिएगा कि बॉल गिरेगा और फिर वो वाटर के सरफेस के ऊपर फ्लोट करने लगेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वाटर जो है वो ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाता है। ओके? और उस ऊपर की तरफ फोर्स लगने की वजह से बॉल जो है वो किधर पुश हो रहा है? ऊपर की तरफ हो रहा है। ये अपवर्ड फोर्स जो है इसे कहते हैं बुएंट फोर्स। तो एयर और वाटर ये दोनों ये बुएंट फोर्स एक्सर्ट करते हैं और इस बुएंट फोर्स की वजह से ही एयर में आपने हॉट एयर बलून को उड़ते देखा है ना ऊपर की तरफ। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गर्म हवा जो है वो ऊपर की तरफ उठती है और जब वो ऊपर की तरफ उठती है तो अपने साथ वो बैलून को भी लेके ऊपर की तरफ जाती है। ऐसे ही वाटर की बुएंसी की वजह से ही जो है शिप्स या बोट्स वगैरह भी जो है पानी के सरफेस के ऊपर तैर पाते हैं। नेक्स्ट इज इलास्टिक फोर्स। अब इलास्टिक फोर्स क्या होता है? तो जब आप किसी रबर बैंड को या स्प्रिंग को खींचते हैं, स्ट्रेच करते हैं और जब आप उसको छोड़ते हैं तो वो वापस अपनी पोजीशन में चला जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रबर बैंड या स्प्रिंग बैंड में इलास्टिक फोर्स मौजूद होता है और वो इलास्टिक फोर्स क्या करता है? तो वापस से उस रबर बैंड या स्प्रिंग को वापस अपनी पोजीशन में ले आता है। कैटापल्ट कैटापल्ट भी जो है एक एग्जाम्पल है जहां पर कि इलास्टिक फोर्स का यूज किया जाता है। हम लोग जो गुलेल का यूज करते हैं ना, अपनी लोकल लैंग्वेज में उसे गुलती भी कहते हैं, तो उसमें भी जो है इस इलास्टिक फोर्स का ही यूज किया जाता है। अब देखिए, कुछ फोर्सेज होते हैं जिनको कि अप्लाई करने के लिए डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप किसी चीज को पुश करते हैं या पुल करते हैं तो आपको डायरेक्ट कांटेक्ट की जरूरत होती है। राइट? फ्रिक्शन भी कब पैदा होगा? जब दो सरफेस के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट होगा। राइट? तो ऐसा फोर्स जिसको अप्लाई करते वक्त फिजिकल कांटेक्ट हो वो क्या कहलाता है? मैकेनिकल फोर्स। राइट? तो फॉर एग्जाम्पल, जब आप टेबल को अपने हाथों से पुश करते हैं तो आपके हाथ और टेबल दोनों के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट हुआ। राइट? और इस तरीके से फोर्स अप्लाई किया गया। सो दिस इज अ मैकेनिकल फोर्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मैग्नेटिक फोर्स।
मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? तो मैग्नेट जो है वो आयरन के बने हुए ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है या पुल करता है। इसी फोर्स को कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स को मैग्नेटिज्म भी कहते हैं। तो वेल स्टूडेंट्स, हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में यहाँ पर जाना। नाउ यू कैन लाइक आंसर दिस चेक पॉइंट हियर टू शो योर अंडरस्टैंडिंग सो फार। अगले लेसन में हम लोग जो है फिर फोर्स के एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे कि किस तरह से हम सिंपल मशीन्स का यूज करके अपने फोर्स के इम्पैक्ट को बढ़ा सकते हैं। तो मिलते हैं अगले लेसन में। बाय बाय।